आजचा आपला टॉपिक आहे एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन, पेज नंबर 38. नीट पाहून घ्या. याच्यामध्ये कॅन यू टेल पहा. कॅन यू टेलमध्ये 1 2 3 क्वेश्चन तुम्हाला दिलेले आहे. आता याच्यामध्ये आपण पहिले क्वेश्चन आन्सर पाहू. तर क्वेश्चन आन्सरमध्ये पहिला क्वेश्चन की विच फॅक्टर अफेक्ट द एन्व्हायरमेंट हाऊ. मी जे काही तुम्हाला सांगतो आहे ते नीट तुम्ही लिहून ठेवा, मग तुम्हाला कामात पडेल हे. की विच फॅक्टर अफेक्ट द एन्व्हायरमेंट. 2 फॅक्टर्स आर देअर, natural and artificial. Artificial is also known as man-made factor. तो नेचुरल में क्या क्या रहेगा? नेचुरल में क्या रहेगा? नेचुरल डिजास्टर्स कि जो अफेक्ट करेंगे एनवायरमेंट को. डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेटिक चेंजेस अफेक्ट द एनवायरमेंट, और उसके कारण फूड चेन को और फूड वेब को प्रॉब्लम क्रिएट होगा सराउंडिंग एरिया में. क्या बोला है नेचुरल में? फिर से एक बार देखो. different types of natural disaster, climatic changes affect the environment, which creates problem in the food chain and food web in surrounding areas. जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो सब बातें आप बराबर लिख के रखो. कुछ कुछ बच्चे अच्छी तरह से लिखते हैं, बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं, मेरे को ये समझ में आया है. लेकिन उसके एक अपोजिट साइड भी है. कुछ कुछ बच्चे सुनते हैं, लिखते कुछ भी नहीं, कि बस समझ में आया और बाद में भूल जाते हैं. तो ऐसा करने का नहीं है. ये सब बातें बराबर लिख के रखो, और जो अपने 3 लेसन हुए उसको प्रॉपरली रिवाइज करो. कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से रिवाइज किए हैं, अपने बाकी होंगे तो अभी बहुत टाइम है. प्रॉपरली रिवाइज करो, खुद के लिए रिवाइज करो कि अपने को आगे बढ़ने का है, ये सोच के उसको रिवाइज करो. तो ये हो गया अपना नेचुरल फैक्टर. अब आर्टिफिशियल में क्या करेंगे? मैनमेड एक्टिविटीज़. अब मैनमेड एक्टिविटीज़ कौन सी? इंडस्ट्रियलाइजेशन. कारखाने बहुत सारे हो गए, शहर तैयार हो गए बहुत बड़ी, या शहर का एरिया बढ़ गया, अर्बनाइजेशन. बाद में कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, रोड, ब्रिजेस. कंस्ट्रक्शन किया डैम, रोड, ब्रिज को, या हंटिंग किया वाइल्ड एनिमल को. वाइल्ड एनिमल की हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल अफेक्ट द एनवायरमेंट, और उसके कारण कॉजिंग ग्रेट डैमेज टू द एनवायरमेंट. उसके कारण अफेक्ट होगा एनवायरमेंट को, और उसके कारण ग्रेट डैमेज होगा एनवायरमेंट को. तो ये दोनों हो गए हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल फैक्टर. अब आ जाओ सेकंड नंबर क्वेश्चन पे कि एनवायरमेंट में अगर कंज्यूमर का नंबर बढ़ गया तो क्या होगा? What will happen if the number of consumer in environment goes on increasing gradually? अगर कंज्यूमर का नंबर बढ़ता ही रहा. अपन ने पिछले वीडियो में अपन ने फूड चेन देखी थी कि अपन ने देखा था कि पहले पैडी फील्ड है, बाद में ग्रास हॉपर है, बाद में फ्रॉग है, बाद में स्नेक, बाद में ईगल, और बाद में डिकम्पोजर से. ये अपनी फूड चेन थी. उसको याद करके देखो, जो पेज नंबर 36 पे आपको दिए 4.1 में. ये क्वेश्चन वहाँ पे लागू होता है. कल मैंने बोला है आपको, अगर उन्होंने बोला है ये क्वेश्चन में कि अगर कंज्यूमर का नंबर बढ़ रहा है, कंज्यूमर माने कौन हो गया? ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ये सब हो गए, यानी हॉक, ये सब हो गए हैं कंज्यूमर. अगर इनका नंबर बढ़ गया तो क्या होगा एनवायरनमेंट में? इनका अगर नंबर, कंज्यूमर का नंबर बढ़ते रहेगा तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? तो एक बात ध्यान में रखो कि अगर कंज्यूमर का नंबर बढ़ गया, समझो सेकेंडरी कंज्यूमर बढ़ गया, तो प्राइमरी कंज्यूमर की स्कार्सिटी होंगी, माने कमतरता होंगी. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा तो मैं? कि
सेकेंडरी कंज्यूमर बढ़ गया तो प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर कम हो जाएगा, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर बाद में भूखे रहेंगे क्योंकि उनको प्राइमरी कंज्यूमर अवेलेबल नहीं रहेंगे खाने के लिए। बराबर है ना? द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर विल क्रिएट द स्कार्सिटी ऑफ प्रे ऑर्गेनिज्म। अब प्रे ऑर्गेनिज्म माने क्या? कि जिसको खा रहे हैं उसका नंबर कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि कंज्यूमर बढ़ गए, खाने वाले बढ़ गए हैं, लेकिन उतने अब अपने पास प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है, या टर्शरी बढ़ गया तो सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं है। तो धीरे धीरे ये लैकिंग के कारण, इन फूड की कमतरता के कारण कंज्यूमर का नंबर भी कम होगा। अब क्या बोल रहा हूँ इसको अच्छी तरह से लिख लो और बाद में फिर से मैंने जो कुछ बोला है वो सुनो। द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर will create the scarcity of prey organism. Scarcity, SCARCITY, scarcity of prey organism. Then due to lack of prey, due to lack of lack of prey, the number of consumer will also decline. ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर था, इसको अच्छी तरह से पढ़ लो। कि कंज्यूमर का नंबर बढ़ गया तो प्रे ऑर्गेनिज्म की कमतरता होंगी, और प्रे ऑर्गेनिज्म की कमतरता के कारण नंबर ऑफ कंज्यूमर का भी नंबर कम हो जाएगा। द नंबर ऑफ कंज्यूमर विल आल्सो डिक्लाइन। अब थर्ड क्वेश्चन ये इजी है कि अगर रिवर बैंक के ऊपर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई तो उसका क्या परिणाम होगा? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्री एस्टैब्लिश ऑन रिवर बैंक ऑन द रिवर इकोसिस्टम? समझो इंडस्ट्रीज तैयार हुई रिवर बैंक के ऊपर, तो सीधा सीधा मतलब है कि जो भी कचरा निकलेगा, जो भी केमिकल निकलेगा इंडस्ट्री में से, वो नदी में जाके मिलेगा, तो उसके कारण वो नदी पॉल्यूट हो जाएंगी और वाइल्ड एनिमल एक्वाटिक एनिमल्स को उसके कारण खतरा होगा। एक्वाटिक एनिमल की मॉर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगा, मॉर्टेलिटी माने डेथ रेट बढ़ जाएगा, और आजू बाजू के एरिया के लोगों को भी उसका परिणाम होगा, क्योंकि जो वाटर रहेगा वो पीने लायक नहीं रह जाएगा। तो उसके कारण जो हेल्थ रहेंगी रेसिडेंट पॉपुलेशन की, वो भी अफेक्ट होंगी, और फूड चेन, फूड वेब जो ये रिवर में ऑपरेट हो रहे हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये सब पॉइंट्स उसमें आ जाएंगे, इसको बराबर आप लिख लो। इफ द इंडस्ट्री इज एस्टैब्लिश ऑन द रिवर बैंक, इट विल बी हार्मफुल टू ऑल ऑर्गेनिज्म in the surrounding including human. The effluent release into the river may cause water pollution and mortality of aquatic animals. The water become polluted and unpotable, hence the health of resident population may also be affected. The food chain and the food web in the river may be disturbed due to such pollution. तो ये जनरल क्वेश्चंस है जो अपने को कैन यू टेल में बोलते हैं, ये सब मैक्सिमम क्वेश्चन ये जनरल रहते हैं। इसके आंसर मैंने बताया वो बात ठीक है, लेकिन इसके आंसर अपने को लिखते आने चाहिए, क्योंकि चैप्टर समझ के अपने को खुद को डेवलप होने का है। अब इसके बाद में ऑब्जर्व एंड फील द इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्व द एनवायरमेंट अराउंड यू एंड कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। अब एक चार्ट दिया है आपको पेज नंबर 38 के,
नीचे में देखो आप बराबर येलो कलर का आपको एक ट्री डायग्राम दिखी है। अब ट्री डायग्राम में है फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट, बाद में दिए है उसके दो नेचुरल मैनमेड, मैंने आपको पहले बताया है। तो नेचुरल में कौन कौन से फैक्टर्स है, मैंने आपको पहले बोला था ऐसा कि नेचुरल में जितने फैक्टर्स होते हैं उसके नाम लिख लो यहाँ पे। पहले अपने डिजास्टर बोले थे, और डिजास्टर सब कौन कौन से रहते हैं, अर्थक्वेक आपको दिया है वहाँ पे। उसके बाद में लिखो फ्लड्स, वोल्केनिक इरप्शन, ढगफुटी म्हणजे क्लाउड बस्टिंग, जंगलात आग लगणे म्हणजे फॉरेस्ट फायर, दुष्काळ पडणे, ड्रॉट एटसेट्रा, ये सब नेचुरल फैक्टर में लिखो। बाद में मैनमेड फैक्टर माने आर्टिफिशियल एक दिए आपको, डिफॉरेस्टेशन। बाद में आप 2-3 पॉल्यूशन लिख लो, एयर, वाटर, सॉइल। बाद में मैंने आपको बोला है पहले क्वेश्चन में, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम, ब्रिजेस, टेररिज्म, ये भी मैनमेड फैक्टर है, इसके कारण भी एनवायरनमेंट को अफेक्ट होता है। तो ये सब के किताब में मेरे को लिखे हुआ होना, मैं इसके फोटो मांगने वाला हूँ आपको कि जितने चार्ट्स है जितने, क्योंकि ये सब एग्जाम में आते हैं। ये आपने बराबर लिखे कि नहीं, पेज नंबर 38 तक अब सब देख लो एक बार आप, पेज नंबर 40 तक अपने को सब कंप्लीट होना, जितने ऐसे बीच बीच में चार्ट दिए होंगे वो सब कंप्लीट होना। ये अपना पहला हो गया है पेज नंबर 38 का। उसके बाद में देखो आप महात्मा गांधी ने क्या लिखा है, तो उसमें द अर्थ इज सफिशिएंट टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट नॉट द ग्रीड। ग्रीडचा अर्थ होतो लोभीपणा, लोभ, आणि प्रत्येक गोष्ट भरपूर मोठ्या प्रमाणात पाहिजे। अर्थ इज सफिशियंट, अर्थ सफिशियंट आहे की तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट ती पुरवत जाईल तुमच्या गरजेप्रमाणे। पण जे आपला लोभीपणा असतो की नाही मला भरपूर पाहिजे भरपूर पाहिजे भरपूर पाहिजे, ते अर्थ तुम्हाला सॅटिस्फाय करू शकत नाही। ते फार महत्त्वाचं आहे, हे आपल्या आयुष्यात पण लक्षात ठेवा। अर्थ इज सफिशियंट टू सॅटिस्फाय एव्हरीवन्स नीड बट नॉट द ग्रेड। त्यानंतर पेज नंबर 39 वरती पहा, at present many environmental problems have been arisen due to the effect of various natural and artificial factors on the earth। क्या बोल रहा हो, बराबर ध्यान में रखो, सब इजी है टॉपिक है कि एट प्रेजेंट बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल फैक्टर से। अब किसने बोलना नहीं कि सर नेचुरल फैक्टर कौन से, आर्टिफिशियल कौन से, अभी अपन ने देखा पेज नंबर 38 पे। एनवायरमेंटल पोल्यूशन ये भी एक फैक्टर है, इज वन ऑफ द दोज मेन फैक्टर। कोई भी चीज जब कंटेमिनेट होती है तो उसको बोलते हैं अपन पॉल्यूशन, यानी कोई भी चीज जब अननेसेसरी होती है, अनएक्सेप्टेबल होती है तो उसको बोलेंगे अपन पॉल्यूशन। कंटेमिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इज इट्स पॉल्यूशन। एयर है कंटेमिनेट हो गया एयर पॉल्यूशन। वाटर है कंटेमिनेट हो गया वाटर पॉल्यूशन। समझ में आ रहा ना। एंड कोई भी चीज जब वो कंटेमिनेट हो जाएंगी तो बन जाएंगे उसका पोल्यूशन। सॉइल है कंटेमिनेट हो गई, बन गया सॉइल पोल्यूशन। अननेसेसरी एंड अनएक्सेप्टेबल चेंज इन द सराउंडिंग एनवायरमेंट ड्यू टू नेचुरल इवेंट्स और ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अननेसेसरी, गरज नहीं है, अनएक्सेप्टेबल चेंज, अपना एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो चेंज को जो सराउंडिंग में हुआ है, इन द सराउंडिंग एनवायरमेंट ड्यू टू नेचुरल इवेंट, एक द नेचुरल फैक्टर से, नेचुरल कैलामिटीज से, या मैनमेड माने ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन।
that is direct or indirect changes in physical, chemical and biological properties of air, water and soil which will be harmful to human and other living being is environmental pollution. तो ये डेफिनेशन है एनवायरमेंटल पोल्यूशन की, इसको अच्छी तरह से लर्न करना. Various reasons like population explosion, fast industrialization and indiscriminate use of natural resources, deforestation, unplanned urbanization are responsible for environmental pollution. तो एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन होण्याकरता 5 कारणं दिलेली आहे याच्यामध्ये. पहिली गोष्ट लोकसंख्येचा विस्फोट होणे म्हणजे पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन. दुसरी मोठ्या प्रमाणात इंडस्ट्रियलायझेशन वाढणे, फास्ट इंडस्ट्रियलायझेशन. त्यानंतर नॅचरल रिसोर्सेस आहे त्याचा अतिवापर होणे, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस. जंगलाचे नाश होणे, जंगल तोड करणे म्हणजे डिफॉरेस्टेशन. आणि विचित्र पद्धतीने शहरं वाढले, कुठचे कुठे वाढले, काही त्याला प्लॅन नाही आहे. अँड अनप्लॅन्ड अर्बनायझेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन. मग आता एन्व्हायरमेंटल पोल्युशनचे टाईप कोणते आहे आणि नॅचरल आणि आर्टिफिशियल पोल्युशन काय आहे हे तुम्हाला माहीत आहे असं मी गृहीत धरतो. आणि मग पोल्युशन इज अ ब्रॉड कन्सेप्ट. पोल्युशन हा ब्रॉड कन्सेप्ट आहे. पोल्युशनचे वेगवेगळे टाईप्स आहे, एअर, वॉटर, साऊंड. साऊंड म्हणजे कसं की बा एका ठराविक आवाजापेक्षा जास्त आवाज झाला की साऊंड पोल्युशन तयार होते. सॉईल, थर्मल म्हणजे टेम्परेचर, म्हणजे एका जास्त प्रमाणात टेम्परेचर वाढलं तर थर्मल पोल्युशन. लाईट, जास्त प्रमाणात लाईट आला तर लाईट पोल्युशन ऑकर अराउंड इज. मग हे डीज आर टाईप्स. एअर पोल्युशन समजते तुम्हाला, वॉटर, साऊंड, सॉईल, थर्मल, लाईट पोल्युशन ऑकर अराउंड अस. अल्टिमेट ॲडवर्स effect of all these is on existence of all the living organisms, and out of this environmental conservation has become the need of our. मतलब क्या कि इसका अल्टीमेट एडवर्स इफेक्ट है is on existence of all the living organism. and इसका जो वाइड परिणाम है वो अस्तित्व को चैलेंज करता है सब ऑर्गेनिज्म को. करके एनवायरमेंटल का जतन करना, एनवायरमेंट का कंजर्वेशन करना ये आज की जरूरत है. वी हैव स्टडीड एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन इन डिटेल इन अर्लियर क्लासेस. पिछले क्लास में 9th स्टैंडर्ड में आपने एयर, वाटर, सॉइल आपने सब पढ़ा है. बेस ऑन दैट, उसके आधार पे 9th क्लास के आधार पे कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट. ये चार्ट कंप्लीट करो. अब ये चार्ट ये आपके सामने दिया है अभी, वो देख लो एक बार. फिर से मैं बोल रहा हूँ, सब बातें लिखने आपने को. 3 पोल्यूशन दिए हैं और उसके सब बातें दिए हैं. ध्यान में रखो कि बोर्ड में चार्ट या ज़रूरत नहीं है. बोर्ड एग्जाम में आपको शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन. या कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है चार्ट के ऊपर. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. या बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि कंट्रोल मेजर तुम कैसे करेंगे पोल्यूशन को. तो ये सब बातें अपने को बराबर लिखने का है. ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि ये आ सकता है बोर्ड में. पहले दिया है एयर पोल्यूशन, तो अपन पोल्यूशन वाइज कंप्लीट करेंगे. तो एयर पोल्यूशन देखो सबसे पहली बार. तो एयर पोल्यूशन में अपने को कंपोनेंट्स दिए हैं, तो उसको मैं पढ़ के नहीं बताता हूँ, अपना और टाइम जाएगा उसमें. सोर्सेस लिख लो, आपके सामने तो है लेकिन और एक बार लिख लो. सोर्सेस, केमिकल इंडस्ट्रीज एंड ऑयल रिफाइनरीज, थर्मल पावर स्टेशन, पेपर इंडस्ट्रीज, क्लॉथ मिल,
सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, डायनामाइट्स, स्टोन क्रशर। अब उसके बाद एयर पोल्यूशन का इफेक्ट, impact on human health, serious effect on respiratory system, effect on plants and animal, acid rain, climate change, etc. उसके बाद में एयर पोल्यूशन के कंट्रोल मेजर्स, टॉल चिमनीज, मग चिमणी मोठी लावा जेणेकरून जो धूर निघेल तो वरच्या वर चालला जाईल. इम्प्रूव्हमेंट इन द प्रोडक्शन मेथडॉलॉजी, इक्विपमेंट टू कंट्रोल द पोल्यूशन. म्हणजे प्रोडक्शन करतो ते मेथडमध्ये चेंज करा, काही इक्विपमेंट तयार करा की जेणेकरून पोल्युशन कमी तयार होईल. तर हे एअर पोल्युशनबद्दल पाहिलं आपण. असं जरूर नाही आहे की तुम्ही हेच पॉईंट लिहा, पण त्या संबंधितच तुमचे पॉईंट्स आले पाहिजे. हे तुम्हाला एक जनरल माहिती दिलेली आहे आपण. तुम्ही समजा नेटवर गेले, गुगल पाहिलं, तुम्हाला काही वेगळे पॉईंट मिळतील, ते पण लिहिले चालतील, पण हे तुम्हाला माहिती करता दिलेले आहे. सध्या तुम्ही लिहून घ्या. नंतर वॉटर पोल्युशन, याचे कंपोनंट्स लिहून घ्या की बायोटिक कंपोनंट्स, अबायोटिक फॅक्टर हे दोन्ही असतात. बायोटिक कंपोनंट्समध्ये अल्गी, व्हायरस, बॅक्टेरिया, पॅरासाइट. अबायोटिक फॅक्टर सँड, सॉइल, डस्ट, फ्लोटिंग पार्टिकल्स, precipitate of salt, silver, lead, heavy metals. हेवी मेटल म्हणजे रेडिओ सबस्टन्सेस. तणनाशक म्हणजे विडीसाईड, कीटकनाशक पेस्टिसाइड, अनवॉन्टेड ज्याला म्हणतो आपण सिवेज, कचरा वगैरे, घाण वगैरे, सिवेज एटसेट्रा. हे सगळं येईल कंपोनंट्स ऑफ वॉटर पोल्यूशन. सोर्सेस तुम्हाला दिलेले आहे. उसका इफेक्ट, वाटर पोल्यूशन के कारण क्या इफेक्ट होगा. एपिडेमिक्स ऑफ वाटर बॉर्न डिसीजेस इन ह्यूमन, की कंटॅमिनेट पाण्याचं कन्झम्पशन केल्यानंतर कॉलरा वगैरे हे रोग होतात, त्याची साथ चालू होऊ शकते. त्याला म्हणतो आपण एपिडेमिक्स. सध्या जशी कोरोनाची चालू होते तशी. नंतर मॉर्टॅलिटी म्हणजे डेथ. तुम्हाला पहिले सांगितलेलं मी. मॉर्टॅलिटी ऑफ ॲक्वाटिक एनिमल, इट्रोफिकेशन ऑफ द वाटर बॉडीज. अब सब बच्चों को ये सवाल आएगा कि सर ये इट्रोफिकेशन माने क्या. तो इट्रोफिकेशन की डेफिनेशन बता रहा हूँ, लिख लो, बाद में मैं आपको पूछूंगा. द प्रोसेस बाय विच वाटर बॉडी become enriched in dissolved nutrients which stimulates the growth of aquatic plant life, usually resulting in the depletion of dissolved O2. अब इसका मतलब क्या होता है कि वाटर बॉडी में डिजॉल्व न्यूट्रिएंट बढ़ गए हैं. अब डिजॉल्व न्यूट्रिएंट माने क्या, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, ये सब डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स है. ये बढ़ गए. कौन बढ़ गया वाटर बॉडी में, डिजॉल्व न्यूट्रिएंट बढ़ गया, तो वो स्टिमुलेट करेगा. क्या स्टिमुलेट करेगा, ग्रोथ ऑफ एक्वाटिक प्लांट, कि एक्वाटिक प्लांट का नंबर बढ़ाएगा वो.
और जितने एक्वाटिक प्लांट बढ़ेंगे उतना डिजॉल्व ऑक्सीजन वो पानी में का कम हो जाएगा, विच रिजल्ट इन द डिप्लेशन ऑफ डिजॉल्व O2। तो ये बराबर ध्यान में रखना। बाद में कंट्रोल मेजर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, मेजर टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ इफ्लुएंट। इफ्लुएंट माने क्या कि जो कचरा निकलता है इंडस्ट्री में से उसको कंट्रोल करो। और बाद में जो वाटर बॉडीज में डायरेक्ट इफ्लुएंट पास करते हैं उनके लिए कड़क कायदे लागू करो। लॉ अगेंस्ट रिलीज ऑफ टॉक्सिक इफ्लुएंट इन द वाटर बॉडीज। उसके बाद में सॉइल पोल्यूशन कंपोनेंट्स लिख लो। सॉइल पोल्यूटेंट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन। सॉइल पोल्यूटेंट डिफरेंट रहते हैं डिफरेंट रीजन में। एग्जाम्पल नियर फील्ड, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड एक्सेस फर्टिलाइजर, हेवी मेटल्स एंड अदर टॉक्सिक केमिकल। कि अगर खेत के पास रहा तो वहाँ पे सॉइल में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मिलते हैं अपने को, इंसेक्टिसाइड मिलते हैं, फर्टिलाइजर्स मिलते हैं, हेवी मेटल मिलते हैं और बाकी कुछ अदर टॉक्सिक केमिकल भी अपने को देखने को मिलते हैं। उसके सोर्सेस क्या है, सॉइल क्यों पोल्यूट होती है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, हाउस होल्ड टॉक्सिक मटेरियल, केमिकल पेस्टिसाइड, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट। इफेक्ट दिया है अपने को, उसके कंट्रोल मेजर लिखो। रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग द पोल्यूटिंग मटेरियल, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग द पोल्यूटिंग मटेरियल। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एंड जो सॉलिड वेस्ट है उसका फिर से मैनेज करो। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये अपने देखा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन, इसको बराबर लिख लो आप। रेडियोएक्टिव पोल्यूशन दो कारण से होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल। रेडियोएक्टिव पोल्यूशन कैन ऑकर ड्यू टू टू रीजंस एज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल कौन से फैक्टर है, अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड रेडिएशन, IR, infrared radiations are natural radiation, whereas X-rays and radiation from atomic energy plant are artificial radiation। ये बात बराबर ध्यान में रखना कि जो रेडियोएक्टिव पोल्यूशन है वो नेचुरल आर्टिफिशियल से होता है। नेचुरल में कौन सी चीज़ आ गई, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, और जो आर्टिफिशियल है उसमें दो चीज़ आ गई है। पहला आ गया एक्सरेज और बाद में रेडिएशन फ्रॉम द एटॉमिक एनर्जी प्लांट। अब ये चर्निबल, विंड स्केल एंड 3 माइल आइलैंड मिशअप आर द मेजर मिशअप्स ऑफ द वर्ल्ड टिल प्रेजेंट। अब सबसे पहली बात कि मिशअप माने क्या, तो मिशअप का मतलब होता है अनलकी एक्सीडेंट। तो पूरे वर्ल्ड में जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुए सबसे भयानक कौन से हुए, तो ये 3 हुए हैं, चर्निबल, विंड स्केल और 3 माइल्स आइलैंड मिशअप। अब चर्निबल, ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ है यूक्रेनियन में। कब हुआ था, शनिवार को 26 अप्रैल 1986 में। तो बाद में सेकंड वाला विंड स्केल, ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था ग्रेट ब्रिटेन में 10 अक्टूबर 1957 में। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये सब बातें लिख लो बेटा, ये आपको कहीं भी मालूम नहीं होंगे। बाद में 3 माइल्स आइलैंड मिशअप, इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर का पार्शल मेल्टडाउन हुआ था। पार्शल मेल्टडाउन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर कब हुआ, ये
28 मार्च 1979 पेनसिल्वेनिया ये कंट्री में। अब ये सब बातें बराबर ध्यान में रखना। ये चर्निबल, विंड स्केल और 3 माइल्स आइलैंड मिशअप, ये 3 मेजर मिशअप्स है वर्ल्ड के, यानी यहाँ पे न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो चुके हैं। यहाँ पे हजारों लोग उस समय में, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन अफेक्टेड, उनको तकलीफ हुई, अफेक्ट हुए। Thousands of people have been affected for long term due to this accident. Some of these effects of radiation are as follows. और कुछ इफेक्ट रेडिएशन के आपको दिए बुक में, बराबर देखो। Some of the effects of radiation are as follows. Cancerous ulceration occur due to higher radiation of X-rays. अल्सर का मतलब होता है फोड़ा आना, एंड स्किन के नीचे फोड आना, ज्याला म्हणतो आपण फोड येणे, आणि त्या फोड कसे राहतील, कॅन्सरस, कशामुळे झाले ते, हायर रेडिएशन ऑफ एक्सरेज, की एक्सरेजचा मारा भरपूर झाला, बॉडीमधले टिश्यू कमी होत गेले किंवा नष्ट होत गेले, टिश्यूज इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉइड, जेनेटिक चेंजेस पाहायला मिळाले, आणि लोकांच्या दृष्टीवर पण परिणाम झाला. पुष्कळ लोक त्यावेळेस ते आपण म्हणतो ते विजन गेलं, अंधळे झाले होते, विजन्स इज ॲडव्हर्सली अफेक्टेड. तर दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन्स. हे नीट करून ठेवा. हे सगळं पॉल्युशन टॉपिक आज आपण घेतलेलं आहे, सगळं नीट एकदा वाचून ठेवा तुम्ही.